हेलो नमस्कार, आप लोग को फानिया में स्वागत है। यहाँ पर देखेंगे यूपी कैडेट प्रवेश परीक्षा 2021 के लिए समान ज्ञान के प्रैक्टिस सेट 34 को। इससे पहले कि आपने अगर वीडियो नहीं देखा तो उनको जाके जरूर देखें, प्लेलिस्ट में सभी एक साथ मिल जाएंगे। ओके, और प्रीवियस यानी जो आपके पिछले वर्ष के क्वेश्चंस अपलोड किए गए तो उसको भी आप जाके देखें, ताकि सभी क्वेश्चंस आपके जब तैयार हो जाएँ तो एग्जाम में जब पहुँचे तो आपको ये भी ना लगे कि हमने कुछ भी नहीं पढ़ा है। ओके, कुछ भी आपको करना नहीं, बस केवल नहीं, आपको सुनते हुए चले जाना है। आपको अगर लगता है कि इसे नोट करना है, अब धीरे धीरे होगा क्या कि जो करंट अफेयर के क्वेश्चन है उनको भी शामिल किया जाएगा, इसका ध्यान रखिएगा। तो उनको जो आप नोट कर लीजिएगा ज़रूर से। ओके, और जितनी भी नए नियुक्तियां हुई, जो पद वगैरह हैं, जो खेल है, ये सब आपको थोड़ा थोड़ा देखते हुए चलना है। बाकी मैं पूरी कोशिश करूँगा कि कुछ छूटे ना। ओके, देखिए पहला क्वेश्चन रहा आपके सामने, विश्व का सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र किस देश में है? विच कंट्री हैज़ द मोस्ट इरिगेटेड एरिया इन द वर्ल्ड? यहाँ पे अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जो है किस देश में सिंचाई वाले क्षेत्र जो है, इरिगेटेड एरिया है, किस देश में है? तो चाइना में। याद रखिएगा, चाइना में। चाइना की राजधानी की बात की जाए तो बीजिंग, और युआन यहाँ पर मुद्रा चलती है, याद रखिएगा। ओके, युआन यहाँ पर मुद्रा चलती है। रिनमिनबी भी आपको कहीं कहीं देखने को मिल जाएगा, रिनमिनबी। ठीक है, तो इसकी जो है स्पेशल करेंसी है, इसको भी ध्यान रखिएगा। रिनमिनबी भी कहीं कहीं आपको। बांग्लादेश की बात करें, बांग्लादेश ढाका, और टका यहाँ पर मुद्रा चलती है, ढाका टका। भारत की तो पता ही है, पाकिस्तान इस्लामाबाद, और रुपया यहाँ पर भी चलती है, यानी पाकिस्तानी रुपया। इंडिया में इंडियन रुपी, पाकिस्तान में पाकिस्तानी रुपी चलता है। नेक्स्ट, नई शिक्षा नीति 2020 कब से लागू की गई? व्हेन वाज द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 इम्प्लीमेंटेड? तो इसे कब से लागू किया गया? तो 29 जुलाई 2020 से इसे लागू कर दिया। याद रखिएगा, इसका जो मॉडल इस बार का है 5+3, 3 और 4 है। याद रखिएगा, ये मॉडल आपका है। तो आपसे अगर पूछा जाए तो इसका आपको ध्यान रखना है कि इसका जवाब आपको दे देना है कि 5+3, यहाँ पे 5+3+3+4, ये इसका मॉडल है। ओके, और इस समय जो है शिक्षा मंत्री कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक। रमेश पोखरियाल निशंक। आपको सुनते सुनते याद हो जाएगा, कुछ करना नहीं है। ठीक है, रमेश पोखरियाल निशंक है, ये एजुकेशन मिनिस्टर है। नेक्स्ट वन, विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा किस राज्य में है? इन विच स्टेट इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा? तो हाल ही के दिनों में इसके नाम परिवर्तन होने की बात की जा रही है, यानी अब इसका जो है स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम कर दिया जाएगा। तो ये किस राज्य में है? तो गुजरात में। याद रखिए, गुजरात में। विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा स्टेडियम, ये भी आपको ध्यान रखना है। कहाँ पे? गुजरात में। नेक्स्ट वन, नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन बनाए गए हैं? हु हैज़ द अपॉइंटेड द न्यू चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर? तो किसे बनाया गया है? यशवर्धन कुमार सिन्हा को बनाया गया। याद रखिएगा, यशवर्धन कुमार सिंह को यहाँ पर बनाया गया है। रमेश पोखरियाल की बात की जाए तो कौन है? ये आपके शिक्षा मंत्री यानी एजुकेशन मिनिस्टर है। ऋषि सेनापति की अगर बात की जाए तो कौन है? एनसीईआरटी के प्रेसिडेंट है, यानी अध्यक्ष हैं। वर्ष 2020 का शांति नोबेल पुरस्कार किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था को दिया गया है? विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन अवार्डेड द शांति नोबेल प्राइज फॉर द ईयर 2020? तो किसे दिया गया है इस वर्ष? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया। याद रखिएगा, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। ओके, जिसकी स्थापना 1961 में की गई, और इसका मुख्यालय जो है रोम में है, इटली में है। रोम, इटली। याद रखिएगा, इटली में है। ठीक है, नेक्स्ट वन, कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन गर्म और नरम दल में हो गया था? इन विच सेशन ऑफ द कांग्रेस वॉज डिवाइडेड इंटू हॉट एंड सॉफ्ट पार्टी? यानी दो आपकी पार्टी यहाँ पे बन गई, एक हॉट एक सॉफ्ट, यानी एक गर्म दल और एक नरम दल। यहाँ पे राइट आंसर की बात की जाए तो किस अधिवेशन में? तो 1907 के कांग्रेस अधिवेशन में इनका जो है डिवाइडेड हो गया था। याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट, और यहाँ पे 1924 की अगर बात की जाए तो इसमें जो है गांधी जी का अध्यक्षता की गई। तो 1916 में जो है कांग्रेस का जो गर्म और नरम दल है क्या है? एक हो गए थे। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट वन, 2011 की जनगणना के अनुसार देश का जनघनत्व कितना है? व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ द कंट्री अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस?
तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो 1 किलोमीटर के दायरे में जो है 1 किमी आपका स्क्वायर में बात की जाती है, यानी 1 किमी स्क्वायर की बात की जा रही है। तो उसमें जो है भारत में अगर देखा, जैसे कि राजस्थान में कम है, आपके जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं वहाँ पे कम है। तो इस प्रकार से जैसे कि आपके मिड वाले जो स्टेट हैं उनमें आपका ज़्यादा है। तो इस प्रकार से चीज़ों को देखा जाता है, कहाँ पे कम है कहाँ पे ज़्यादा है, सब चीज़ को मिला के अगर भारत की बात की जाए तो 382, याद रखिएगा 382 2011 की जनगणना के अनुसार। अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए यूपी की, तो आपका कितना है 829 है। आपको ये भी याद रखना है, उत्तर प्रदेश का एग्जाम दे रहे हैं तो उत्तर प्रदेश का आपको याद रखना है। और अगर सबसे ज़्यादा की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा किसका जनघनत्व है, तो 1106 है। किसका है, बिहार का। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो जनघनत्व है यानी डेंसिटी है किसके, बिहार की है, 1106 है। अगर दूसरे नंबर पर बात की जाए तो वेस्ट बंगाल है, यानी पश्चिम बंगाल, याद रखिएगा पश्चिम बंगाल। ओके, नेक्स्ट वन, कागज उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर प्रसिद्ध है। कागज उद्योग के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है। विच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश इज फेमस फॉर द पेपर इंडस्ट्री। तो यहाँ पे राइट आंसर की अगर बात की जाए तो कौन सा है, सहारनपुर है, याद रखिएगा सहारनपुर। स्पोर्ट्स के लिए अगर है, स्पोर्ट की जो है यानी खेल सामान के लिए है, स्पोर्ट थिंग्स की अगर बात की जाए यानी खेल सामान के लिए, तो कौन सा है, मेरठ है, याद रखिएगा। चमड़े के लिए आप कौन सा है, तो कानपुर है, ये भी आपको याद रखिएगा। मथुरा की बात की जाए तो मथुरा जो है आपका किसी लिए यहाँ पे सर्वाधिक मेले लगते हैं, इसलिए आपका जाना जाता है। ठीक है, मथुरा यमुना के किनारे है, ये भी आपको याद रखना है। कानपुर जो है गंगा नदी के किनारे है, मेरठ जो है हिंडन के किनारे है, और सहारनपुर की अगर बात की जाए तो ये किसके किनारे हो जाएगा आपका, अगर पूरे तौर पे देखा जाए तो ये आपका गंगा के किनारे ही आ जाता है। ठीक है, उसका मेन सिटी नहीं है लेकिन जो है सटा हुआ बॉर्डर आपका बिजनौर से लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हाथी अस्पताल भी मथुरा में बनाया गया है, याद रखिएगा हाथी अस्पताल, यानी फर्स्ट आपका जो एनिमल आपका हॉस्पिटल बनाया कहाँ पे, मथुरा में। नेक्स्ट है, अजिंक्य रहाणे किस खेल से संबंधित है। अजिंक्य रहाणे इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। देखिए, ये नहीं होता है कि मतलब क्रिकेट आप देखते हैं क्रिकेट से ही पूछा जाएगा, कोई भी क्वेश्चन पूछे, जैसे कि कुश्ती से पूछा जा सकता है, कबड्डी से पूछे, किसी भी हॉकी से, किसी भी खेल से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना पड़ता है। तो आपका अजिंक्य रहाणे किस खेल से है, क्रिकेट से, याद रखिएगा क्रिकेट से। ओके, नेक्स्ट वन, अभिनव बिंद्रा द्वारा किस ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता गया था। विच ओलंपिक्स गोल्ड मेडल वॉज ऑन बाई अभिनव बिंद्रा। तो 10 मीटर जो है एयर पिस्टल राइफल में जीता था इन्होंने। कब जीता था, तो 2008 के यहाँ पर शूटिंग में इन्होंने जीता था। ठीक है, ये निशानेबाज हैं, शूटिंग से संबंधित है, याद रखिएगा। अगर कभी पूछे कि अभिनव बिंद्रा किससे संबंधित, तो आपका जवाब रहेगा क्या, निशानेबाजी से, यानी शूटिंग से, याद रखिएगा। 10 मीटर एयर राइफल पिस्टल में इन्होंने जीता था, याद रखिएगा। स्वर्ण पदक भारत के एकमात्र जीतने वाले हैं, वो भी ओलंपिक में। नेक्स्ट वन, कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है। इन विच स्टेट इज द कोलेरू लेक लोकेटेड। तो कोलेरू लेक की अगर बात करें तो कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में, याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश में एकमात्र झील कौन सी, कोलेरू लेक है। इंपॉर्टेंट इसलिए है। सांभर की अगर बात की जाए तो सांभर झील जो है कहाँ पे, राजस्थान में, जो कि भारत की सबसे खारे पानी की झील है, यानी इंडिया साल्टेस्ट लेक इज द सांभर लेक, याद रखिएगा सांभर लेक। ओके, महाराष्ट्र की बात की जाए तो यहाँ पे जो है आपका लोनार झील है। ठीक है, लोनार झील है जो कि आपका ज्वालामुखी से निर्मित है, वोल्केनो लेक आपकी है। नेक्स्ट वन, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग 47 है, ये तो सभी को कंफर्म है। जिसकी लंबाई कितनी है, इंडिया से स्मॉलेस्ट इज नेशनल हाईवे 47 विच इज इन लेंथ। तो इसकी लंबाई कितनी है, तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, 6 किलोमीटर, याद रखिएगा। और भारत का जो सबसे लॉन्गेस्ट हाईवे वो कितना है, NH 44 है, याद रखिएगा लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे, यानी NH आपका कौन सा है, लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे कौन सा है, NH 4 है, याद रखिएगा। श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है। बंदरगाहों को जोड़ने वाली कौन सी परियोजना है, विच प्रोजेक्ट इज कनेक्टिंग पोर्ट्स। तो यहाँ पे कौन सी परियोजना है जो बंदरगाहों को जोड़ने के लिए है, तो कौन सी है, सागरमाला परियोजना, याद रखिएगा सागरमाला परियोजना। यानी 12 जो है बड़े पोर्ट को जो है जोड़ा जाएगा
जो उनके बगल में आपके राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, यानी राजमार्ग जो उनको क्या 4 लेन बनाया जाएगा, ठीक है। जो भी राजमार्ग है या जो भी वहाँ पे सड़क है सभी को क्या किया जाएगा 4 लेन किया जाएगा, ताकि जो है ट्रांसपोर्ट जो है, जैसे कि मुंबई से आपको कोलकाता पहुंचाना है तो रोड के जरिए भी पहुंचाया जा सके, पानी के जरिए, मतलब सभी चीज़ें हो सके। जैसे कि आपका चेन्नई लेके जाना है तो आपका होते हुए भी सड़क से भी जा सके और आपका जल से तो जा ही सकें। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की बात की जाए तो आपको 4 यहाँ पे बड़ी सिटी जैसे न्यू दिल्ली हो गई, उसके बाद आपका यहाँ पे मुंबई और यहाँ पे चेन्नई और इधर आपका कोलकाता। तो ये आपका देख सकते हैं यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल का शेप बन रहा है, तो इसी को कहा जाता है यहाँ पे न्यू दिल्ली, मुंबई और चेन्नई और कोलकाता, इन 4 सिटी को जोड़ने की बात की जा रही है, उसी को कहा जाता है आपका स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट। मिशन इंडिया पुस्तक लेखक कौन है? हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक मिशन इंडिया? आज यहाँ पे 2 से 3 बुकें, 4 बुकें भी ज़्यादा से ज़्यादा मैंने कोशिश किया है कि इंपॉर्टेंट जो बुक्स हैं उनको भी शामिल करने की। यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात की जाए तो मिशन इंडिया के जो राइटर हैं कौन है? APJ अब्दुल कलाम है, याद रखिएगा APJ अब्दुल कलाम। नेक्स्ट वन, इंडिया 2020 पुस्तक लेखक कौन है? इंडिया 2020 के लेखक कौन है? हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक इंडिया 2020? तो इसके भी राइट आंसर की अगर बात की जाए तो कौन है? APJ अब्दुल कलाम है, याद रखिएगा APJ अब्दुल कलाम, यानी फर्स्ट आंसर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन, 281 ऑफ बियॉन्ड पुस्तक लेखक कौन है? यानी 281 एंड बियॉन्ड पुस्तक लेखक कौन है? हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक 281 एंड बियॉन्ड, यानी इस पुस्तक के लेखक कौन है? उसके राइट आंसर की अगर बात की जाए तो कौन है? VVS लक्ष्मण है, याद रखिएगा VVS लक्ष्मण। सचिन तेंदुलकर की बात की जाए तो प्लेइंग इट माई वे, प्लेइंग इट माई वे है, ठीक है, ये सचिन तेंदुलकर के। सौरभ गांगुली की है आज सेंचुरी इज नॉट एनफ, आज सेंचुरी इज नॉट एनफ, किसके? सौरभ गांगुली की है। प्लेइंग इट माई वे जो है आपका किसका है? सचिन तेंदुलकर की, याद रखिएगा। नेक्स्ट वन, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज इंटरनेशनल यूथ डे सेलिब्रेटेड? तो यहाँ पे राइट आंसर की अगर बात की जाए तो कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को मनाया जाता है, याद रखिएगा 12 अगस्त। 12 जनवरी को आपको क्या होता है? आपका नेशनल यूथ डे होता है, याद रखिएगा नेशनल यूथ डे होता है, ये नेशनल यूथ डे होता है 12 जनवरी को। जबकि 12 अगस्त जो है आपका क्या होता है? इंटरनेशनल आपका यूथ डे होता है, याद रखिएगा। 2 जून को जो है 2 जून 2014 को तेलंगाना इन्फॉर्मेशन किया गया था, यानी तेलंगाना की स्थापना की गई थी 2 जून 2014 को। 21 जून की बात की अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। और उत्तरी गोलार्ध में यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इसी दिन सबसे आपका बड़ा दिन भी होता है, याद रखिएगा सबसे बड़ा दिन आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी भारत में जो है सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून को होता है। सबसे छोटे दिन की अगर बात की जाए तो कब आपका होता है? सबसे छोटा दिन जो कहाँ पे कब होता है यहाँ पे? तो आपका कब हो जाएगा? 22 दिसंबर को, याद रखिएगा 22 दिसंबर को जो है स्मॉलेस्ट डे इन इंडिया, ठीक है, स्मॉलेस्ट डे इन इंडिया। नेक्स्ट वन, राष्ट्रीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेटेड? तो राष्ट्रीय संविधान दिवस की अगर बात की जाए तो कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा 26 नवंबर। 26 नवंबर 1949 यानी 1949 में जो है संविधान को इस दिन इनॉग्रेट किया गया था, सॉरी इनॉग्रेट नहीं, यहाँ पे जो है एक्सेप्ट किया गया था, तो इस दिन जो है इसको एक्सेप्ट किया गया था लागू जो, जबकि इसको 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, यानी इनॉग्रेट जो है इसका इस दिन यानी उद्घाटन जो है शुरू किया गया था 26 जनवरी 1950 को किया गया था। इसीलिए 26 नवंबर 1949 यानी 26 नवंबर को ही आपका संविधान दिवस के रूप में जाना जाता है, याद रखिएगा। 23 दिसंबर को क्या होता है? फार्मर डे होता है, यानी राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में इसको जाना जाता है। 12 जनवरी की बात की जाए तो यूथ डे हो जाएगा, नेशनल यूथ डे। 25 जनवरी की अगर बात की जाए तो मतदाता दिवस हो जाएगा, बालिका दिवस भी आपका इसी दिन हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे बालिका दिवस नहीं पर्यटन दिवस हो जाएगा और मतदाता दिवस। नेक्स्ट वन, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से अभिप्रेरित हैं? डायरेक्टिव एलिमेंट्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव स्टेटमेंट ऑफ पॉलिसी आर इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री? किस देश से लिया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डायरेक्टिव एलिमेंट्स ऑफ स्टेट पॉलिसी? तो इसको किस देश से लिया गया? आयरलैंड से लिया गया, याद रखिएगा। बाकी आपको कनाडा से क्या लिया गया उसको याद रखना है, अमेरिका से क्या लिया गया, ब्रिटेन से क्या लिया गया, सभी चीज़ें आपको याद रखना है, ओके। नेक्स्ट वन एंड लास्ट वन इज दी हाउ मच टाइम मस्ट बी द न्यू इलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट बी हेल्ड विद इन द टाइम ऑफ द वैकेंसी? राष्ट्रपति के पद के लिए नया चुनाव पद रिक्त होने के कितने समय के अंदर ही होना जरूरी है? तो कितने दिन के अंदर मतलब कितने समय के अंदर हो जाना चाहिए? तो 6 महीने के अंदर आपका मस्ट ही हो जाना चाहिए किसी भी हाल में।
याद रखिएगा, जब राष्ट्रपति अनुपस्थित होता नहीं, राष्ट्रपति अपने पद से इस्तीफा देता था, राष्ट्रपति अपने पद इस्तीफा किसे देता है तो उपराष्ट्रपति को देगा, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट को देता है, याद रखिएगा वाइस प्रेसिडेंट को। राष्ट्रपति जो है इस्तीफा किसे, वाइस प्रेसिडेंट को। अगर राष्ट्रपति अनुपस्थित हो तो उसकी जगह लेता कौन है, उपराष्ट्रपति वहाँ पर काम करेगा सारा, और उपराष्ट्रपति को वहाँ पे उस समय वेतन दिया जाएगा, जो किसके हिसाब से दिया जाएगा, राष्ट्रपति के जितना वेतन होता है उतना सभी चीज़ें वहाँ पर उसको दिया जाएगा, जितनी भी शक्तियाँ होती सभी चीज़ राष्ट्रपति की जो शक्तियाँ थी वो उपराष्ट्रपति जब वहाँ पर राष्ट्रपति का काम करेगा तो उसको दी जाएंगी। अगर उपराष्ट्रपति भी अनुपस्थित होता तो कौन करेगा, तो सर्वोच्च न्यायालय की यानी जो सुप्रीम कोर्ट है उसके जो मुख्य न्यायाधीश होंगे यानी जो चीफ जस्टिस है उनकी बात की जाएगी। ठीक है, वो फिर वहाँ पर बनेंगे आपके राष्ट्रपति के तौर पर वो काम करेंगे, चीज़ें आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वर्तमान में कौन है तो रामनाथ कोविंद हैं, और उपराष्ट्रपति की बात की जाती है वेंकैया नायडू हैं, और चीफ जस्टिस की अगर बात की जाए तो कौन है, शरद अरविंद ओबड़े हैं यानी SA ओबड़े हैं, याद रखिएगा। ओके, इसका PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए फाइनेंस विद आशीष सर। थैंक यू।